नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की। राजकीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी, डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी थी, इनकी बात तो हो गई थी। अब शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो केंद्रीय विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं उनकी भारत में कुल संख्या कितनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कम ही होते हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कुल 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो अभी वर्तमान में 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। पहले 44 थे और अब बढ़कर 54 हो गए हैं। धीरे धीरे हर साल कोई ना कोई विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय में घोषित कर दिए जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में 54 विश्वविद्यालय हैं केंद्रीय। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 2 हैं। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो 2 विश्वविद्यालय हैं केंद्रीय, उनकी बात करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर, यह हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि सागर में स्थित है। दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि अमरकंटक में है और अनूपपुर जिले में स्थित है। तो ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, जनजातीय विश्वविद्यालय है। तो 2 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे मध्य प्रदेश में है। बात करते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका संगठन और उनकी संरचना कैसे है। जैसे कि कुल 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इनमें से परंपरागत केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 43 परंपरागत केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। +1 यहाँ पे क्यों लिखा है कि 1 ओपन यूनिवर्सिटी है, मतलब मुक्त विश्वविद्यालय है केंद्रीय। हमारे भारत में टोटल केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हैं वो 54 हैं और केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटी है, जो दूरस्थ शिक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। दूरस्थ शिक्षा मतलब डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो केवल एक है, केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। तो केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कितने हैं? केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भारत में केवल एक है, जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली में जनकपुरी में है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय परंपरागत केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 43 हैं और केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी एक ही है भारत में, इसीलिए इसकी संरचना 43+1 है। अब टोटल कितने हुए? 44 होंगे। अब 10 जो यूनिवर्सिटी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो अन्य मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, इस वजह से इनको अलग किया गया है। तो जो ये 10 यूनिवर्सिटी हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। अन्य मंत्रालय का मतलब क्या है कि कोई किसके शिक्षा मंत्रालय से जो अदर मंत्रालय होते हैं, जैसे जनजातीय वाला मंत्रालय हुआ है ना, और विदेश मंत्रालय हुआ, और जो मैरिटाइम मिनिस्ट्री हो गई है ना, तो इन सभी से खेल मंत्रालय से संबंधित यूनिवर्सिटियां हैं, तो वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती हैं, इस वजह से इनको अलग रखा गया है। तो ये कितने हैं? 10 हैं। तो पूछा जा सकता है कि 10 अन्य मंत्रालय जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इनकी संख्या कितनी है? 10 है ना। तो परंपरागत केंद्रीय विश्वविद्यालय 43 और केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1, इसीलिए 43+1 दिया है। टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ से 44 हो जाएंगे, यहाँ से 44, और जो 10 विश्वविद्यालय हैं वो अन्य मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो टोटल मिला के हुए 54 है ना। तो अब ये 10 अन्य मंत्रालय वाले कौन से विश्वविद्यालय हैं केंद्रीय, बात करते हैं उनकी। केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की बात करते हैं। भारत में एक ही है, भारत में एक ही केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है ना। ये मैदान गढ़ी में है, सॉरी जनकपुरी मैंने बोला था, मैदान गढ़ी में है और ये दिल्ली में स्थित है। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये भारत में एक ही है। ओपन यूनिवर्सिटी कितनी है? 54 है, लेकिन जो ओपन यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कितनी है? केवल एक ही है। टोटल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है? 54, और एक
ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करते हैं 1985 में हुई थी। और 10 केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अन्य मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे 3 विश्वविद्यालय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं, आते हैं, है ना। तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जो कृषि से संबंधित पाठ्यक्रम चलाता है, कृषि संबंधित शिक्षा का संचालन करता है। वह कहाँ पर है? इम्फाल में। कौन सा है? केंद्रीय है। यहाँ पे केंद्रीय की बात हो रही है। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में है। एक इम्फाल में है और एक राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में है। तीसरा, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी यूपी में है। तो 3 जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? कृषि मंत्रालय। जो कृषि से संबंधित जो विश्वविद्यालय हैं और वह सेंट्रल लेवल के हैं वो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो 3 ऐसे विश्वविद्यालय जो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत, वही जो मैरीटाइम वाला होता है मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत एक यूनिवर्सिटी आती है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई। तो ये एक ही है जो जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक। अब विदेश मंत्रालय के अंतर्गत कितने यूनिवर्सिटीज आते हैं? 2 यूनिवर्सिटी विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। पहला, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय दिल्ली, है ना। दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय दिल्ली, ये दक्षेश जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, दक्षेश जो देश हैं उनके अंतर्गत ये संचालित होता है। तो ये विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक है नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर बिहार, ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो ये 2 जो विश्वविद्यालय हैं केंद्रीय वो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक विश्वविद्यालय आता है राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश में। इनके नाम याद रखिएगा और ये कहाँ पे स्थित है ये याद रखिएगा। तो अब कितने टोटल हो गए? अभी 10 की बात करनी है हमें। कृषि मंत्रालय में 3, जहाज रानी में 1, 4, विदेश मंत्रालय में 2, 5, 6 और ये 7। अब बचे कितने? 3। तो 3 की बात करते हैं। शिक्षा मंत्रालय जो पूर्व में MHRD था तो उसके अंतर्गत इसको रखा गया था, तो अभी भी ये है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली को भी इंक्लूड किया गया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जनकपुरी नई दिल्ली में। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो जनकपुरी में है ना। इंदिरा गांधी वाला नई दिल्ली में है, मैदानगढ़ी में। खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक आता है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर। तो टोटल कितने हुए? 10 हुए। तो आप लोग इनके नाम ध्यान रखिएगा, मंत्रालय याद रखिएगा और कहाँ पे स्टैब्लिश है वो याद रखिएगा। अब बात करते हैं आगे हम कुछ और संघ की, है ना, यूनिवर्सिटी की, जिनमें से एक है हमारा AIU, भारतीय विश्वविद्यालय संघ जिसे बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों का एक संघ है। जितने भी इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक संघ है। कौन? AIU। तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ भारत में जितने भी प्रमुख इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं उनका ये संघ है। ठीक है। 1925 में पहले इसे इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड कहा गया था। 1985 में इसको स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसे इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे AIU भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नाम से जाना जाने लगा।
स्थापना कब हुई थी? 1925। 1925 में स्थापना हुई, तब इसे इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड कहते थे। मुख्यालय कहाँ है इसका? दिल्ली में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर संदीप संचेती जी। तो ये हुई AIU की बात। अब बात करते हैं कुछ प्रोग्राम्स की, और ओपन यूनिवर्सिटी को भी मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में केवल और केवल एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है, और राज्य में 14 ओपन यूनिवर्सिटी हैं। टोटल यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी कितनी है? स्टेट के मिला के, सेंट्रल के मिला के 14 हैं, 14 है, लेकिन सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी कितनी है? एक है ना। तो अब यहाँ पे सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी एक है, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 13 है, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 14। तो भारत में 14 ओपन यूनिवर्सिटी है, 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड 13 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। ओके। मध्य प्रदेश में एक है, कौन सा है? मध्य प्रदेश भोजखुला विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल, ये भोपाल में स्थित है। बात करते हैं कुछ प्रोग्राम्स की। क्लियर हो गया होगा आपको। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है? 54। ओपन यूनिवर्सिटी कितनी है? 14। सेंट्रल में ओपन यूनिवर्सिटी कितनी है? एक। और अन्य मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी चलने वाले जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी संख्या है 10। प्रोग्राम की बात करते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो उच्च शिक्षा से संबंधित हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हैं, उनकी चर्चा करेंगे। बस आप उनके नाम जान लीजिए और थोड़ी सी काम जान लीजिए, बस इतना काफ़ी है। एक होता है स्वयं, यह फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का पोर्टल होता है, भारत सरकार द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है भारत सरकार की तरफ से। हर सब्जेक्ट की नॉलेज इस पोर्टल के माध्यम से दी जाती, जो उच्च शिक्षण संबंधी जो पाठ्यक्रम है, जो भी विषय हैं, है ना, तो उनके बारे में फ्री एजुकेशंस प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब एक होता है स्वयं प्रभा, ये एक फ्री DTH चैनल होता है हायर एजुकेशन से रिलेटेड। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी होती है। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड विषय में जानकारी लेना चाहते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑनलाइन सोर्स है ये। EPG पाठशाला, ये भी एक प्रोग्राम ही है जो हायर एजुकेशन से संबंधित है। शोध गंगा, शोध मतलब शोध रिसर्च से संबंधित है हायर एजुकेशन का। शोध सिंधु, ये भी रिसर्च से ही रिलेटेड है। यंत्र फोर्सेस, ये इतने 8 प्रोग्राम्स हैं। तो थोड़ी सी इनके बारे में आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, इतना ही काफ़ी है। बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। DST इसे बोलते हैं। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। मंत्रालय कौन सा होगा, किसके अंतर्गत ये काम करेगा? किस मंत्रालय के अंतर्गत? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नोडल विभाग है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उसका ये एक डिपार्टमेंट है, मेन डिपार्टमेंट है, मुख्य डिपार्टमेंट है। इसके मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जो कैबिनेट में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। उद्देश्य क्या है इसका? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो उन एरिया में मतलब क्या करना? विकास करना। बच्चों को उनके बारे में अधिक से अधिक उनके बारे में नॉलेज देना, नॉलेज प्रोवाइड करवाना, नई नई टेक्नोलॉजी को बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना, है ना। तो शिक्षा जैसे पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, तो उसमें नई नई टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करवाना, नई नई नीतियों का, नई नई पॉलिसीज़ का, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नई नई पॉलिसीज़ बनाना, फिर उनका निर्माण करना, ये सारा कुछ मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी से जितने भी संबंधित
सब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी काम होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज हमारे देश में साइंस और जो टेक्नोलॉजी है इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि सारा कुछ जो काम है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो एजुकेशंस में हो, ये जो डिजिटलाइजेशन है वो भी एक पार्ट होता है, ये भी एक पार्ट है टेक्नोलॉजी का। तो ये सारा कुछ काम कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके काम क्या क्या होंगे, सैक साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी ऑफ कैबिनेट से संबंधित काम होगा। एक कैबिनेट है जिसे साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी ऑफ कैबिनेट कहते हैं, इससे संबंधित काम होगा। मतलब ये क्या सलाह देगा, जो साइंस से मतलब विज्ञान से और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी कार्य होंगे, जो भी सलाह होगी वो मंत्रियों को देगा, कैबिनेट में देगा, डिपार्टमेंट में देगा, है ना। और शिक्षा में नई नई तकनीकों का प्रयोग करना, ये सारा जो काम होगा वो किसका होगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। विज्ञान प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों नवाचारों को प्रोत्साहित करना, जो नए नए क्षेत्र हैं, नए नए एरियाज में काम करना, है ना, टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, इनोवेशंस को डेवलप करना, है ना, मोटिवेट करना, तो सारा कुछ काम यही है। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितने भी रिलेटेड एरिया हैं उसके, तो वहाँ पे क्या करना, काम करना, सारा कुछ काम किसका है, DST का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज का। इसका लक्ष्य क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने ग्लोबल कूलिंग प्राइज को लॉन्च किया है। ये प्राइज है ग्लोबल कूलिंग प्राइज। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वही मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आपने काम तो जान लिया कि क्या काम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मतलब नवाचार को, इनोवेशंस को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, है ना, टेक्नोलॉजी को, नई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना, नए क्षेत्रों में नए नए फील्ड जो हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित है, साइंस से संबंधित है। जैसे हमारा साइंस ही है तो उसमें आज विज्ञान के क्षेत्र में कितने डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो ये सारा कुछ काम कौन करेगा, ये DST करेगा। लक्ष्य क्या है, ग्लोबल कूलिंग प्राइज का, जलवायु प्रभाव को कम से कम 5 गुना कम किया जा सके। जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है उसको कम से कम 5 गुना कम किया जा सके, ये लक्ष्य है ग्लोबल कूलिंग प्राइज का। किसने लॉन्च किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। CO2 के उत्सर्जन में 100 गीगाटन कमी लाना है। जो CO2 का रिलीज है कितना ज़्यादा हो रहा है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, तो उसको 100 गीगाटन कम करना है। तो ये लक्ष्य है किसका, DST का, और किसके माध्यम से, ग्लोबल कूलिंग प्राइज के माध्यम से। तो ये बात हुई DST की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और DST के बारे में, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। DST ने एशियान इंडियन इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप बस इतना जान लीजिए कि DST ने किसका निर्माण किया है, एशियान इंडिया इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजी। आपको नाम पता होना चाहिए। तो ये इनोवेशंस से रिलेटिव, इनोवेशन से, नवाचार से संबंधित कार्य करेगा, है ना। मतलब नया टेक्नोलॉजी में नया कुछ भी हो उसको इंट्रोड्यूस करवाना, उसको नई तकनीक को लाना, ये सारा काम है। एशियान और जो इंडिया है, ये दोनों जो देश हैं ये मिल के क्या करेंगे, काम करेंगे। कहाँ करेंगे, किस फील्ड में करेंगे, टेक्नोलॉजीज के फील्ड में, साइंस और नई नई टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो ये बात हुई। कार्य, भारतीय और आसियान शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों के बीच नेटवर्क स्थापित करना। जैसे कि आसियान के जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो वो क्या करें, एक दूसरे से संबंध बना सके, मतलब रिलेट हो सके, मतलब संबंध, उनका नेटवर्क स्थापित हो, जिससे जो टेक्नोलॉजीज है, नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई कुछ जो एरिया है, साइंस से संबंधित एरिया है, तो उन पर चर्चा हो सके, कुछ नया कर सके। तो ये इसके लिए एशियान इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजी का निर्माण किया गया। DST ने दिल्ली में वाहन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए वायु प्रणाली की शुरुआत की है। किसने, DST ने। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो DST ने क्या किया है, एक प्रणाली विकसित की है, सिस्टम, जिसका नाम है वायु। वायु का फुल फॉर्म क्या है, विंड ऑगमेंटेशंस एंड प्योरीफाइंग यूनिट। तो ये
यूनिट है, एक सिस्टम है जो क्या करता है, वाहन में जो होने वाला प्रदूषण है, दिल्ली में कितना ज़्यादा जो पोल्यूशन होता है ना, एयर पोल्यूशन होता है, किसके कारण, जो व्हीकल्स होते हैं उनसे जो धुआं निकलता है ना, तो उनसे जो पोल्यूशन निकलता है उसके कारण से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा दिल्ली में होता है, ठीक है ना। इसकी वजह से जो फॉग नहीं होते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं, तो इसको कम करने के लिए विंड ऑगमेंटेशन एंड प्योरीफाइंग यूनिट तैयार की गई है DST के माध्यम से। ये हुआ। द मेक टुमारो फॉर इनोवेशन जनरेशन, द मेक टुमारो फॉर इनोवेशन जनरेशन, ये एक पहल की गई है, DST ने पहल की है, किसके साथ मिलके, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी पहल है, द मेक टुमारो फॉर इनोवेशन जनरेशन, DST ने डेवलप की है, ये पहल है। DST ने किसके साथ मिली है, DST के साथ साथ 3 और जो कंपनियां हैं, जो डिपार्टमेंट है, वो भी इस पहल को चला रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और इंटेल टेक्नोलॉजी एंड इंडोवास साइंस टेक्नोलॉजी। तो ये जो 3 हैं, DST के साथ साथ 2 और टेक्नोलॉजीज हैं, उनके बीच एक ये पहल है, इंटेल टेक्नोलॉजी एंड इंडोवास साइंस टेक्नोलॉजी। तो ये 3 जो डिपार्टमेंट हैं उनकी ये पहल है। जो नेक्स्ट जनरेशन से हमारी आएंगी तो उनके लिए कुछ नया करने की पद्धति को डेवलप करना, ये इसका मेन मोटिव है। 2018 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की 3 योजनाओं की शुरुआत की। आगे इसकी चर्चा 2018 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत एक बोर्ड है, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। तो उसके लिए 3 योजनाओं की शुरुआत की गई। जो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड है वो किसके अंतर्गत है, वो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मंत्रालय के अंतर्गत है। देखिए जैसे ये DST है, इसके अंतर्गत एक बोर्ड काम करता है, सर्ब नाम है इसका, आप सर्ब की साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो इसके लिए 3 योजनाओं का निर्माण किया गया है। किसने किया है,